प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है वैदिक काल। वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। बांटने का एक कारण यह भी है कि सांस्कृतिक परिवर्तन एवं कालक्रम संबंध के आधार पर भी इन्हें बांटा जा सकता है, क्योंकि एक समय के बाद आर्यों की सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आ गया था और इसीलिए उस भाग को उत्तर वैदिक काल कहा गया। ऋग्वैदिक काल का समय अनुमानतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय अनुमानतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। लेकिन यह कालक्रम इस मान्यता पर आधारित है कि आर्य लोग बाहर से आए थे और सिंधु सरस्वती संस्कृति वैदिक संस्कृति से पूर्व की है। नवीन अनुसंधानों और तथ्यों के प्रकाश में अब इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब यह लगभग सिद्ध हो चुका है कि 1900 से 1800 ईसा पूर्व तक सरस्वती नदी शुष्क प्राय हो चुकी थी। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी को अपने जल स्रोतों से पानी मिलना बंद हो गया था और वह इस समय तक लगभग सूख चुकी थी। इस क्षेत्र की जलवायु भी प्रतिकूल हो चुकी थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की विपुल जल राशि की मुक्त कर्ण से प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। अतः वैदिक काल की संगति उस समय से होनी चाहिए जब सरस्वती नदी अपने पूरे वेग के साथ प्रवाहमान थी। यह समय विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तावित 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में बहुत आरंभिक काल से रह रहे थे। यहाँ उनकी सभ्यता का अभ्युदय ऋग्वेद काल में दिखाई देता है। उनकी सभ्यता का विकसित चरण उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। नवीन अनुसंधानों और तथ्यों के प्रकाश में नवरत्न एस राजाराम एवं डेविड फराले के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आर्यों की विकसित सभ्यता का ही प्रतिरूप जान पड़ती है और उसका समय उत्तर वैदिक काल में रखा जा सकता है। विविध स्रोतों, पुरातत्व, वैदिक खगोल विज्ञान, गणित, धातु विज्ञान, परिस्थितिकी विज्ञान, उपग्रही सर्वेक्षण एवं छायांकन आदि से ज्ञात नवीनतम तथ्यों के प्रकाश में नवरत्न एस राजाराम एवं डेविड फ्राले ने वैदिक काल की कुछ तिथियां प्रस्तावित की हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली, प्राक ऋग्वैदिक काल, यानी कि ऋग्वेद से पहले आर्यों का काल, जिसे 6000 ईसा पूर्व से पहले माना गया है। फिर ऋग्वेद काल, ऋग्वेद काल को 6000 ईसा पूर्व से 3700 ईसा पूर्व का माना गया है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का प्रथम चरण, जिसे 3700 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व रखा गया है। फिर उत्तर वैदिक काल का दूसरा चरण, इसका समय
3100 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसका समय 3100 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व माना गया है। सरस्वती नदी का सूख जाना एवं वैदिक युग की समाप्ति 2000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व रखी गई है। उपयुक्त तिथियों के आलोक में ऋग्वैदिक सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन अभी और अनुसंधान जारी हैं तथा भविष्य में नए तथ्यों के प्रकाश में आने की संभावना है। उन नए तथ्यों के प्रकाश में वैदिक काल की नई तिथियों की स्थापना हो सकती है। अब हम देखते हैं भारत में आर्यों की संस्कृति का प्रसार प्रचार। तो देखिए, ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों को अफगानिस्तान के नदियों जैसे कि कुंभा यानी काबुल, सुवास्तु यानी स्वात, कुमु यानी कुर्रम और गोमती यानी गोमल की पर्याप्त जानकारी थी। वे सप्त सैंधव की नदियों जैसे कि सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, शतुद्री, विपासा, परुष्णी और अस्कनी से पूरी तरह परिचित थे। वस्तुतः भारत के सप्त सैंधव नामक प्रदेश में आर्यों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया, लेकिन इस प्रदेश से धीरे धीरे उनका प्रसार भारत के पूर्वी दक्षिणी भागों में होता रहा। अपने प्रसार काल में उन्हें समय समय पर भारत के भीतरी भागों में बस रही अनार्य जातियों से संघर्ष करना पड़ा, किंतु अपने घोड़ों, अच्छे शस्त्रों और युद्ध कौशल के कारण वे विजयी होते रहे और आगे बढ़ते गए। पंजाब से आगे बढ़कर पहले आर्यों ने प्राचीन सरस्वती तथा द्वष्टवती, जो विलुप्त हो गई है, नदियों के बीच के भाग पर अधिकार किया और इस प्रदेश को उन्होंने ब्रह्मरथ नाम दिया। इसके बाद उन्होंने थानेश्वर, पूर्वी राजस्थान, मथुरा तथा गंगा यमुना नदियों के मध्य भाग पर अधिकार जमाया। इस भूभाग को ऋग्वेद में ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आर्यों ने पूर्व में प्रयाग, हिमालय तथा विंध्याचल के मध्यवर्ती भूभाग पर अधिकार किया और इसे मध्य देश का नाम दिया। इसके बाद कई वर्षों के बाद उन्होंने बिहार और बंगाल के भागों पर भी अपना प्रभुत्व कायम किया। इस प्रकार हिमालय से लेकर विंध्याचल और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत के भूभाग में आर्यों का प्रसार हो गया और इस समूचे भूभाग पर आर्यों के विभिन्न कबीलों की कई स्थायी बस्तियां बस गई। अपने इस प्रसार के साथ ही आर्यों ने भारत में अन्य जातियों द्वारा पहले से ही विकसित की जा रही सभ्यता के कई तत्वों को अपनाकर उस स्थायी संस्कृति का विकास किया जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला है तथा इतिहास में वैदिक सभ्यता और संस्कृति के नाम से जानी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता और संस्कृति की। आर्य विद्वानों ने जिस साहित्य की रचना की वह वैदिक साहित्य के नाम से विख्यात है। इसी वैदिक साहित्य से हमें वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस साहित्य का सबसे प्राचीन, प्रमुख और प्रामाणिक ग्रंथ ऋग्वेद है। आर्यों की दूसरी साहित्यिक रचनाएं ऋग्वेद के काफ़ी समय बाद की हैं। ऋग्वेद तथा दूसरी रचनाओं के विवरण काफ़ी भिन्न हैं और इस भिन्नता के कारण विद्वानों ने पूरी वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया है। एक ऋग्वैदिक सभ्यता जिसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद ही है और दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता जिसकी जानकारी ऋग्वेद के अलावा अन्य तीनों वेदों तथा दूसरी वैदिक रचनाओं से मिलती है। तो अब हम चर्चा करेंगे पूर्व वैदिक यानी
ऋग्वैदिक सभ्यता की, जिसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।